Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर सिलेंड्रिकल बॉडीज। यहाँ पर हम एक सिलेंड्रिकल बॉडी के रेडियस की एनालिसिस करेंगे कि उसके रेडियस की वैल्यू क्या आती है और उसकी रेडियस जो है या सिलेंड्रिकल बॉडी की जो रेडियस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो ये एक अजम्पशन बेस्ड थ्योरी है। इंसुलेशन इसमें यूज किया जा रहा है टर्म। इंसुलेशन का मतलब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, जब हमने बाउंड्री कंडीशंस के बारे में पढ़ी थी तब हमने इंसुलेशन मटेरियल के बारे में पढ़ी थी। इससे पहले भी हम साइंस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इंसुलेटरी मटेरियल्स या इंसुलेटरी बॉडीज जो होती हैं वो ऐसी बॉडीज होती हैं जिनमें हीट कंडक्शन बिल्कुल नहीं होता। वो गुड कंडक्टर्स जो नहीं होंगे वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होंगे जो कि हीट के फ्लो को रोकने का या हीट के फ्लो को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट को ट्रांसफर करने में रिटार्ड करते हैं हीट को। तो इंसुलेशन का मतलब ये है अ मटेरियल विच रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ हीट विद रीजनेबल इफेक्टिवनेस इज नोन एज इंसुलेशन या इंसुलेटरी मटेरियल्स, जो कि हीट फ्लो को रोके या हीट फ्लो को डिस्टर्ब करे एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में फ्लो होने के लिए। अब वो इंसुलेटरी मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपका वुड है इंसुलेटरी मटेरियल, प्लास्टिक्स भी हैं इंसुलेटरी मटेरियल्स, कोटिंग की जाती है और कहीं हद तक रबर भी यूज होता है। अगर आप देखेंगे तो घरों में जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं तो उस पर एक कोटिंग लगी हुई होती है जिसके थ्रू आपका जो पैन वगैरह होता है वो पूरी तरीके से गर्म नहीं होता है। बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं उसमें हैंडल्स बनाए जाते हैं, वो हैंडल्स पर कोटिंग की जाती है ताकि हीट का जो फ्लो हो उसको रोका जा सके और हम वो पैन को आसानी से होल्ड कर सके। तो इंसुलेशन इसी पर्पज से यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल बॉडीज पर इंसुलेशन लगा करके क्या करना चाहते हैं इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। इंसुलेशन क्या करता है, ये बेसिकली सर्व करता है कुछ दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इट प्रिवेंट्स द हीट फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स। जो भी आपकी किसी सिस्टम की हीट जा रही है और सराउंडिंग्स में वो स्प्रेड आउट हो जाएगी तो उससे प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन लगाने का एक पर्पस ये भी है। और दूसरा क्या है, इट प्रिवेंट्स द हीट फ्लो फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, यानी कि सिस्टम में जो सराउंडिंग की हीट है उसको भी एंटर करने में प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। सपोज कि आप क्या करें, किसी पैन को आप हीट कर रहे हैं तो अगर उस पर इंसुलेशन नहीं लगा हुआ है तो आप उसे होल्ड करेंगे तो क्योंकि वो पैन है, उसका पैन जो जहां तक हीट मिल ही रही है, मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से हीट फ्लो जो होगा वो पूरे ही पैन में शुरू हो जाएगा, उसके हैंडल में भी शुरू हो जाएगा। तो आप उसे होल्ड नहीं कर सकते, आप उसे वापस उतार नहीं सकते हैं किसी बर्नर से। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक इंसुलेशन प्रोवाइड किया। ये प्लास्टिक कोटिंग भी हो सकती है, वुडन कोटिंग भी हो सकती है, आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि उस एरिया पे जहां पर आपको सपोर्ट चाहिए, जहां से आप उसको पकड़ सके, वहां पर हीट का फ्लो रुक जाएगा, वहां पे हीट का फ्लो नहीं होगा, या हीट का फ्लो होगा भी तो आपके हाथों में गर्मी नहीं पहुंचाएगा उस इंसुलेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि वो हीट के गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, इसकी वजह से। और दूसरा है कि अगर किसी सिस्टम में जो कि बहुत ही ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट है आपका सराउंडिंग्स का, और वहां पे कोई सिस्टम या कोई बॉडी आपने ले जाकर रख दी है, अब वो बॉडी खराब हो सकती है, तो आप क्या करते हैं, प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ कोटिंग लगा देते हैं जिसकी वजह से वो क्या हो, खराब ना हो, उस पर इफेक्ट ना आए, तो जिसकी वजह से वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्केबल रहे। इसके कुछ एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे इन द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। आपके जो इंसुलेशन यूज किए जाते हैं वो बॉयलर और स्टीम पाइप्स में यूज किए जाते हैं, और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं, फूड प्रिजर्वेशन और स्टोर और रेफ्रिजरेटर्स में यूज किए जाते हैं, इंसुलेटिंग ब्रिक्स बनाई जाती है, और लिक्विड्स और गैस की प्रिवेंशन के लिए भी इनका यूज किया जाता है। लिक्विड की प्रिवेंशन और गैस की प्रिवेंशन के लिए कैसे यूज किया जाएगा,
तो जो आप देखते ही है कि कोटिंग बना दी जाती है, जैसे कि आपकी वाटर बॉटल आती है जो कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक गर्म चाय को गर्म रखेगी और ठंडे पानी को ठंडा रखेगी, तो कोटिंग की जाती है, इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो सराउंडिंग्स की जो भी गर्मी है उसको ऑप्ट ना कर सके और अपने अंदर का टेम्परेचर वो सराउंडिंग्स में ना बाहर निकाल सके। तो उसकी वजह से लिक्विड का प्रिवेंशन होता है और गैस का प्रिवेंशन भी ऐसा ही होता है, कोटिंग दी जाती है उन्हें या फिर कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिनकी वजह से वो आपकी सराउंडिंग्स की हीट को ना ले सके या सराउंडिंग्स की जो भी ठंडी है उसका असर भी उन पर ना आए। तो इसलिए इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी अफेक्ट करते हैं इंसुलेटर्स की थर्मल कंडक्टिविटी को, क्योंकि कोई भी मटेरियल है तो उसकी अपनी कोई ना कोई थर्मल कंडक्टिविटी जरूर होगी। तो इनके कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स, और ये डिपेंड करती है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, एयर कितनी प्रेजेंट है, और उसके जो प्रेशर है वो एयर प्रेशर कितना है, कन्वेक्शन जो हो रहा है उस इंसुलेटिंग मटेरियल का वो कैसा कितने अमाउंट में हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, इस कंडीशन पर इसकी बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी उस इंसुलेटिंग मटेरियल की डिपेंड करती है। अब आते हैं हम क्रिटिकल थिकनेस या क्रिटिकल रेडियस भी हम इसे कहते हैं, इंसुलेशन फॉर सिलेंड्रिकल बॉडीज पर। अभी तक हमने क्या किया, इंसुलेटर्स और इंसुलेशन मटेरियल या इंसुलेशन होता क्या है इसके बारे में पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि किसी सिलेंड्रिकल बॉडी पे जो इंसुलेटर लगाते हैं तो उसकी वजह से उस पर क्या इफेक्ट आता है, उसकी रेडियस पर क्या इफेक्ट आता है। अब क्योंकि हम इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें लगा रहे हैं, तो बॉडी की जो थिकनेस होगी वो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगी घटेगी, तो वो किन पे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है और उस पर क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। थिकनेस क्या होती है? थिकनेस किसी भी जो बॉडी की लेयर्स होती है जिसके थ्रू आपकी, अगर हम यहाँ हीट मास ट्रांसफर में बात कर रहे हैं तो थिकनेस किसी भी बॉडी की वो लेयर होती है जिसके थ्रू आपका हीट ट्रांसफर रेट किस रेट से किस टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है वो डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई बॉडी बहुत लेयर्स में है तो हीट ट्रांसफर का जो रेट होगा वो उतना ही धीरे धीरे रेट से ट्रांसफर हो रही होगी। मतलब अगर एक मिनिमम स्पीड भी मान ली जाए तो भी उसे हीट ट्रांसफर करने में एक सरफेस से दूसरे सरफेस में टाइम लगेगा, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू थिन लेयर ऑफ मटेरियल या बॉडी। क्यों? क्योंकि बहुत कम लेयर्स होने की वजह से हीट ट्रांसफर बहुत तेजी से हो जाएगा और एक सरफेस की हीट जो है वो पूरी तरह दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर हो जाएगी और दोनों सरफेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। अगर बहुत मल्टी लेयर्स आपका ऑब्जेक्ट है तब हीट ट्रांसफर होने में कुछ तो टाइम लगेगा। दूसरी बात है कि अगर मटेरियल की जो लेयर्स है उस पर कुछ हीट लॉस भी हो रहा है तो उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर होगा वो पूरी तरीके से एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे नहीं जा पाएगा, कुछ ना कुछ बीच में हीट लॉस हो जाएगा। इसे प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बीच में इंटरफेस वगैरह लगाते हैं ऐसे मटेरियल का जिससे कि जिस पर कोई भी हीट लॉस ना हो रहा हो। अब a thickness up to which the heat flow increases and after which heat flow decreases is termed as critical thickness or critical radius। मतलब कि किसी भी मटेरियल की वो थिकनेस जिस पर हीट का फ्लो क्या करे, एक टाइम पर इंक्रीज कर जाए और सर्टेन टाइम लिमिट के बाद वो डिक्रीज कर जाए, उसे उसकी क्रिटिकल थिकनेस या क्रिटिकल रेडियस कहते हैं। इन एडिशन ऑफ इंसुलेशन, तो क्या होता है कि अगर हम इंसुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं या इंसुलेशन कर रहे हैं तो ये हमेशा जो कंडक्टेंस होता है बॉडी का या थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा बढ़ जाता है। बट जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस होता है RTH ऑफ कंडक्शन एंड कंडक्शन और कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, द एडिशनल ऑफ इंसुलेशन इन सम केसेस इट में रिड्यूस। जब भी हम किसी भी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा मटेरियल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो बॉडी का जो थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, लेकिन
थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ही टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में ही ये शायद इंक्रीज भी हो, शायद डिक्रीज भी हो। मोस्ट प्रोबेबली हम कंसीडर करते हैं कि ये डिक्रीज भी हो सकता है। में एक्चुअली डिक्रीजेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन हीट फ्लो। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि हीट फ्लो जो है वो हीट फ्लो होने की वजह से वो थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो है आपका कंडक्शन में और कन्वेक्शन में टोटल थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डिक्रीज करने लगता है। अगर हम यहाँ पे एक सॉलिड को कंसीडर कर रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर, जिसकी आप देख सकते हो एक ये सॉलिड सिलेंडर है जिसका नीचे का पार्ट आपको दिया गया है, मतलब कि सॉलिड सिलेंडर तो जो होगा वो इस तरीके सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, लेकिन इस पार्ट की नहीं, हम इस वाले पार्ट की या इस वाले पार्ट की एनालिसिस करने वाले हैं जो कि सर्कुलर शेप में आपको दिखेगा, बट हम सिलेंड्रिकल बॉडी की एनालिसिस कर रहे हैं और इसमें हम उसकी थिकनेस क्या है उसको दिखाने के लिए इस वाले पोर्शन की एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये एक सॉलिड सिलेंडर है आपका, जो कि यहाँ पे रेडियस क्या है इसकी R1 है। ये सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस है R1। इसके बाद हमने क्या किया है, इसमें आपको कुछ इंसुलेशन प्रोवाइड किया है। इंसुलेशन प्रोवाइड करने से जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी हो गई और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई वो देखना है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है इंसुलेटिंग बॉडी का वो T1 है। बाहर का टेम्परेचर क्या है? T ऑफ एयर है, जो कि आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है। मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हमने माना K है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है। यहाँ पे आपका फ्लूइड की एक फिल्म बन जाएगी। इंसुलेशन करने के बाद एक फ्लूइड फिल्म तैयार हो गई है और ये इंसुलेशन है। और इसकी जो आपकी H0 है वो क्या है? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, और वो भी कहाँ? आउटर सरफेस पे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, जहां पे बॉडी पे हीट की ट्रांसफर हो रही है। हम ये मान लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है वो L है, जो कि अभी यहाँ दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये उसका नीचे का एरिया हो गया और लेंथ क्या है वो उसकी पीछे की तरफ चली गई है, हॉरिजॉन्टली पीछे की डायरेक्शन में चली गई है। तो लेंथ आपका L है सिलेंडर का। T1 क्या है? सरफेस टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर। T एयर क्या है? टेम्परेचर ऑफ एयर। और H0 है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द आउटर सरफेस ऑफ द इंसुलेशन। K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल है। यहाँ पे हमने यहाँ कंसीडर किया है एक सॉलिड सिलेंडर जहां पे आपको R1 रेडियस का इंसुलेटेड है विद थिकनेस ऑफ R2 माइनस R1। ये क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसका रेडियस भले ही R1 है, लेकिन जब यहाँ पे आपने इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया, एक फ्लूइड फिल्म बना दी, तो फ्लूइड फिल्म तक की जो रेडियस है सेंटर से R2 है, तो बीच में जो आपका थिकनेस बन रही है इंसुलेशन की थिकनेस वो हो रही है R2 माइनस R1, यानी ज्यादा वाले रेडियस से थोड़े वाले रेडियस को माइनस करेंगे तो ये आपकी डिस्टेंस निकल आएगी या ये रेडियस निकल आएगी। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि जो जिस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है बॉडी में या सरफेस पे फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर टू द सराउंडिंग, वो है आपका Q इज इक्वल टू 2 पाई L T1 माइनस T एयर, यानी कि जो आपका सिलेंड्रिकल बॉडी है उसका टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर अपॉन ln ऑफ R2 अपॉन R1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन H0 R2। इस रेट से हीट का ट्रांसफर उस बॉडी में हो रहा है, सिलेंड्रिकल बॉडी में हो रहा है। अब हम यहां से देखेंगे कि इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे R2 इंक्रीज हो रहा है, R2 के इंक्रीज होने से ये जो आपका फैक्टर है ln R2 अपॉन R1 अपॉन K जो है ये क्या कर रहा है? ये भी इंक्रीज हो रहा है। R2 को बढ़ाएंगे तो R2 बढ़ाने की वजह से जो भी वैल्यू है इसकी वो भी इंक्रीज करेगी, ये पूरे की वैल्यू इंक्रीज करेगी ln के रिस्पेक्ट में। बट द फैक्टर 1 अपॉन H0 R2 है वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि R2 से यहाँ पे R2 डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर में ऊपर की वैल्यू बढ़ाएंगे और R1 की वैल्यू तो कांस्टेंट है, सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर की जो थिकनेस है वो अपनी कांस्टेंट है, रेडियस इसकी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन अगर हमने R2 की वैल्यू को बढ़ा दिया, दैट मीन्स इंसुलेशन को ज्यादा कर दिया, तो
तो R2 की वैल्यू बढ़ने से ये पूरे टर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमने इस केस में R2 की वैल्यू बढ़ाई हुई है तो यहाँ पे R2 डिनोमिनेटर में है और ये वैल्यू जैसे बढ़ेगी H0 की अपनी कुछ वैल्यू है कोफिशिएंट की, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और जब हम उसको डिवाइड करेंगे 1 को उस वैल्यू से तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। इस वैल्यू को डिक्रीज करने से क्या होगा, thus Q becomes maximum when the denominator of ln R2 upon R1 upon K plus 1 upon H0 R2 becomes minimum। जब ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू को अगर हम कंसीडर करें तो अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू अगर न्यूमरेटर की कम हो गई, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो हीट फ्लो रेट जो होगा वो आपका मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हीट फ्लो रेट के लिए, यानी कि जितनी हीट आपने दी है एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, हीट फ्लो रेट के लिए क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू आपकी ज्यादा और ये पूरी की पूरी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो जैसे ही ln ऑफ R2 upon R1 upon K प्लस 1 upon H0 R2 की वैल्यू डिक्रीज करेगी, Q की वैल्यू या हीट फ्लो रेट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू R2। तो d by dr2 of ln R2 by R1 upon K plus 1 upon H0 R2 is equal to 0। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो जहां जहां R2 का टर्म है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि हम R2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 upon K आपका कांस्टेंट है, मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है इंसुलेटिंग मटेरियल की वो थ्रू आउट द मटेरियल कांस्टेंट रहेगी, वो इधर उधर डिक्रीज नहीं होने वाली, इंक्रीज नहीं होने वाली अभी। तो वो कांस्टेंट मटेरियल है, इसकी वजह से इसे हम बाहर निकाल लेंगे। जब हमने R2 को डिफरेंशिएट किया तो ये पूरा आ जाएगा 1 upon R2 प्लस 1 upon H0 माइनस 1 by R2 का स्क्वायर डिफरेंशिएट करने पे आएगा। देन 1 upon K माइनस 1 upon H0 R2। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आपका H0 R, यहाँ पे जो आपका 1 upon K 1 upon R2 का स्क्वायर है, यहाँ का एक R2, सॉरी 1 upon R2 है, यहाँ का एक R2 और यहाँ का एक R2 हमने कॉमन ले लिया और वो कॉमन लेने के बाद आएगा 1 upon R2 ब्रैकेट में 1 upon K प्लस 1 upon H0 प्लस भी नहीं माइनस 1 upon H0 इंटू R2। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर तो हमने एक स्क्वायर का मतलब दूसरा वाला R2 हमने बाहर ले लिया, दोनों में से कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 है। अब ये वाला R2 0 से मल्टीप्लाई होकर के टोटल 0 हो गया, तो कितना टर्म बचा, 1 upon K माइनस 1 upon H0 R2 ही बचा हमारे पास। अब हमने इसको एलसीएम ले ले या तो फिर मल्टीप्लाई इधर उधर कर सकते हैं। तो इस वाले टर्म को हमने उधर भेज दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 1 upon K को अगर इधर रहने दे, इसी को उधर कर दे तो 1 upon K इज इक्वल टू